हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं चारू गोयल अनअकैडमी की एजुकेटर आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पे। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट की क्लास है एंड बिकॉज वी आर डूइंग द रिविजन क्लासेस। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, मतलब कि कल का जो क्लास था, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसका इंट्रोडक्शन, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर दी सक्सेसफुल सस्टेनेबल चेंजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, उसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो वो क्या होता है, कैसे उससे डील किया जाता है, कैसे उसे ओवरकम किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले छोटा सा एक ब्रीफ रिविजन करेंगे कल की क्लास का एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मॉडल्स हैं। ओके, सो प्लान्ड चेंज मॉडल्स हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर द टुडेज क्लास प्लानिंग एंड बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न आप ये जो मेरा सेशन है आज रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, नॉट द लाइव सेशन। लाइव क्लास हमारा बाद में होगा, देन वील सी दैट। बट आप इसमें जो भी डाउट हो इस सेशन का, आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दीजिएगा। मे बी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई एम इन द लाइव सेशन आप तब भी मेरी क्लासेस में पूछ सकते हैं वो डाउट। ठीक है, इसके अलावा ये जो मेरा यूट्यूब सेशन है फॉर द 4 PM, इसके अलावा स्पेशल क्लासेस आर देयर। ओके, तो स्पेशल क्लासेस जो मेरी रहती हैं दैट इज़ 9 PM एट एवरी डे। अनअकैडमी की वेबसाइट या अनअकैडमी के एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस आर द फ्री क्लासेस जो आपको एक प्लस प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू देती हैं। ठीक है, तो वो 9 PM वाला क्लास डेली रहता है, तो आप वहाँ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हों। और आज का जो हमारा वहाँ स्पेशल क्लास रहेगा, अभी हम क्विज कर रहे हैं, सो फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द कॉमर्स एंड लेबर वेलफेयर। तो हमारे अभी जो क्विजेज हैं दे आर फोकसिंग ऑन द OB एंड HR पार्ट। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। तो दोस्तों, एज यूजुअल आई एम टेलिंग यू फॉर एवरी टाइम कि अगर देखिए आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया। यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए, प्रॉपर मेंटोर चाहिए, गाइडेंस चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके पास लेके आता है अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म में क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, यूट्यूब की और जो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं दे आर द लिमिटेड फ्री क्लासेस। ठीक है, तो इस दौरान आप पूरे कोर्स को स्टडी नहीं कर पाते हैं, पूरे कोर्स मटेरियल को एक्सेस नहीं कर पाते, सारे एजुकेटर्स के सारे वीडियोस को नहीं देख पाते। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू वांट टू डू दैट, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी। ओके, तो लाइव क्लासेस में बेनिफिट ये रहता है, जैसे अभी जब लाइव क्लास चलती है तो आप उसमें एजुकेटर के साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। कोई डाउट हो सकता है तो डाउट पूछ सकते हैं वहीं के वहीं, और आप अलग से भी डाउट सेशंस रखे जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोल्स आर देयर, सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल, जैसे कि घर बैठे बैठे एक नॉर्मल जो भी क्लासेस होती हैं आप उसका एक्सपीरियंस एक अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है ना। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जैसे कि मैं बताती हूँ हर बार भी कि नेट के एग्ज़ाम में हर एक यूनिट जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट होती है, तो उस सब्जेक्ट को एक डिटेल्ड स्टडी उसकी ज़रूरत होती है नेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो जो भी वहाँ पे तैयारी कराई जाती है आपके प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते तैयारी कराई जाती है कि आपका एक डिटेल स्टडी हो जाए, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, और भी उसी हिसाब से एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए तैयार किया जाता है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के थ्रू। ओके, ऑल्सो यू विल गेट द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। लाइव टेस्ट और क्विजेज का क्या फ़ायदा है वो भी बता देती हूँ दोस्तों। जैसे एक नॉर्मल क्विज आप अगर घर बैठे कोई टेस्ट दे रहे हैं अपना, अकेले बस एक बार प्रीवियस ईयर पेपर कोई सॉल्व कर लिया या कोई भी टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट, उसके कंपैरिजन में लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि एक तो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलता है, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि और भी लोग आप ही के साथ वो टेस्ट दे रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ कंपटीशन, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। साथ ही साथ एक एनालिसिस आपको पता चलता है कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करती है, बिकॉज देयर इज़ अ लीडर बोर्ड, तो आपको टॉप 5 टॉप 10 इस सारे जो भी परफॉर्मर्स होते हैं वो भी पता चलते हैं। So this is how you get the benefit of the live test and quizzes. Okay,
एंड देन यू विल गेट द अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब जैसे एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने सिंगल टाइम, ओके, तो व्हाट विल हैपन, आपका जैसे पेपर 1, पेपर 2 प्लस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आ गया, आपको अलग से दोबारा कुछ नहीं परचेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है, जैसे एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो उस कोर्स को, जैसे नेट की बात करें तो उसको जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सभी के वीडियो, सभी के लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, लाइव सेशंस। और अगर मान लीजिए आपसे कुछ मिस भी हो गया तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप उनके रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और इसीलिए बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाते हैं। एंड अगर नेट की बात करें तो दोस्तों पेपर 1 के अलावा आपका जो भी पेपर 2 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सो दिस इज़ नॉट द लिमिटेड लिस्ट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो कि पेपर 2 के लिए हम लोग ऑफर करते हैं, ओके। नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें। इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट? नहीं जी, बहुत ईजी है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अनअकैडमी की या तो वेबसाइट पे जाना है, नहीं तो अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे ही ऐसा करेंगे तो वहाँ जाके आपको अपना गोल सेट करना है। गोल मीन्स जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं वहाँ गोल अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए अनअकैडमी प्लस अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, तो आप अपना गोल सेट कर लीजिए। फिर नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन, ओके, गेट सब्सक्रिप्शन, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा उस सब्सक्रिप्शन के बॉक्स पे। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद आपको इस तरीके का एक चार्ट मिल जाएगा, ओके, यू कुड सी दिस चार्ट, ये चार्ट आप देख सकते हैं, इट इज सिमिलर, ओके। 5 अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है मंथ वाइज, 1, 3, 6, 12, 24, जो भी आपको बजट वाइज सही लगे, साथ ही साथ एग्जाम की ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए सही प्लान को आप चूज करिएगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी तो यही कहूँगी कि 12 या 24 महीने का प्लान जो है वो ज़्यादा बेटर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बेनिफिशियल है। 2 कारण हैं इसके। सबसे पहली बात तो अमाउंट की आती है, देखिए पर मंथ वाले में चार्ज 1 मंथ का 1890 है, अगर 3 मंथ्स के प्लान में देखें तो पर मंथ चार्ज 1575 है, और 6 में भी 1418, ओके। लेकिन 12 और 24 महीने के प्लान में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, दैट इज 860, 866 एंड 630 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इस पे अनअकैडमी प्लस अपनी तरफ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, 54 एंड 67% रिस्पेक्टिवली। तो देखिए आपको पर मंथ बहुत कम पड़ता है, घर बैठे बैठे इतने सस्ते में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि 6 महीने का प्लान अगर आप लेते हैं 8505 का है, लेकिन वहीं सिर्फ लेस देन 2000 में ही आपका प्लान डबल ड्यूरेशन के लिए हो जाता है, 12 महीने के लिए। और अगर आपका आगे का लॉन्ग टर्म का प्लान है तो आप 2 साल का भी प्लान ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी सूटेबल, ठीक है। 6 महीने के रिस्पेक्ट में 2 साल का तो इट्स जस्ट डबल, ओके। चलिए, तो फिर देखते हैं आगे, मतलब 6 महीने वाले प्लान का अगर डबल करें तो साल भर के हिसाब से तो आपको 2 साल का प्लान उसमें मिल जाएगा। सो दिस इज अगेन वेरी इजी, ओके, वेरी बेटर, गुड। और दूसरी चीज़ मैंने बोला था, दूसरा बेनिफिट ये है इन दोनों प्लान्स में कि एग्जाम की ड्यूरेशन की जैसे मैंने बात करी, तो जब भी तैयारी करते हैं 1 महीना 3 महीना, ये हड़बड़ी की तैयारी होती है, ये कोई अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि डिटेल्ड आप तैयारी नहीं कर पाते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इतना, क्योंकि रिविजन्स भी नहीं हो पाएंगे, टेस्ट भी आप इतना नहीं दे पाएंगे, बिकॉज कोर्स इज सो वास्ट, ठीक है। तो इसीलिए 12 और 24 महीने का जो ये प्लान है ये ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑलरेडी इस पर अनअकैडमी प्लस अपनी तरफ से बहुत डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज़ 54 एंड 67% दोस्तों। तो अगर आपको और डिस्काउंट की इच्छा है और डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। करिएगा क्या कि वहाँ पे आपको रेफरल बॉक्स दिखेगा इसी चार्ट के बाद, तो वो रेफरल बॉक्स में आप जैसे ये देख रहे हैं रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज CHARU के, जो कि मेरा नाम है। ये कोड जैसे ही आप डालेंगे तो दोस्तों आपके जो भी अमाउंट डिस्प्ले हो रहा होगा उस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जी हाँ, इंस्टेंट मतलब जो भी अमाउंट शो हो रहा है उसमें 10% तुरंत कम हो जाएंगे, तो ये तो अगेन एक और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ ये कोड ध्यान रखिएगा, CHARU मेरा नाम, और कोड डालते ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इट्स नॉट पर्टिकुलर फॉर द नेट, आप चाहे UPSC की करें, नेट की करें, बैंकिंग करें, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी एग्जाम का आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी प्लस से, जो कि अनअकैडमी ऑफर कर रहा है, तो वहाँ ये कोड डालते ही आपको 10% के डिस्काउंट के साथ आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, मुझे 2.5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ मैं अभी अपनी PhD परस्यू कर रही हूँ, और बिफोर दैट मैंने MBA किया है। ऑल्सो आई हैव पब्लिश पेपर्स इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल, ठीक है।
चलिए शुरुआत करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट की। जस्ट अ मिनट, ओके। तो दोस्तों, कल की जो क्लास थी उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट का काफ़ी सारा जो टॉपिक का पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया था। आज सिर्फ हमारे मॉडल्स बचे हैं जो हम कवर करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले ये बताया था एक कोट की शुरुआत करते हुए कि सरवाइव करना है किसी को भी तो अडेप्टेबल टू चेंज होना चाहिए। एंड देन वी रेड अबाउट कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो वैल्यू क्रिएट करती है अपने इनपुट्स की मदद से एक आउटपुट क्रिएशन प्रोसेस में, कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब ये वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के दौरान ही एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीकों के चेंजेस के साथ गुजरना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्या होता है ये पढ़ा था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती हैं, अफेक्ट होती हैं और दूसरों को अफेक्ट करती हैं जिस भी एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कि जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है और मैनेज करता है कल्चर और स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट्स को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर सके, कंट्रोल और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, आफ्टर दैट हमने बेसिक्स कुछ और पढ़े थे कि कैसे वैल्यू क्रिएशन होता है, हमने देख ही लिया था। कई बार ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके के चेंजेस का सामना करना पड़ता है। 3 मेथड्स होते हैं, प्रोएक्टिव, एक्टिव या रिएक्टिव या नो चेंज। प्रोएक्टिव मतलब किसी चेंज को पहले से लाना, पहले से उसकी ज़रूरत समझ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। रिएक्टिव मतलब अब वो चीज़ इंडस्ट्री में आ गई है, नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट सेम थिंग कि अब ठीक है हमें कोप अप करना है, सर्वाइव करना है, तो वो रिएक्टिव मेथड हो जाता है। देन नो चेंज इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग। देन वी रेड के 3 लेवल्स पे होता है ये चेंज, और हमने उसके 3 तरीके पढ़े, 3 एरियाज में होता है। दीज आर द एरियाज। प्रोसेस में करता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने चेंज, तो वो प्रोसेस चेंज होता है। अपने स्ट्रक्चर हिरारिकी में कोई चेंज लाता है वो स्ट्रक्चरल चेंज होता है। पोर्टफोलियो में कोई चेंज लाया लाइक मर्जर्स, एक्विजिशंस, तो वो एक पोर्टफोलियो चेंज कहलाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी थी बहुत सारी, ओके। एंड देन वी रेड अबाउट द सक्सेसफुल एंड द सस्टेनेबल चेंज। क्या होता है सक्सेसफुल और सस्टेनेबल चेंज? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे आर फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल चेंज बिकॉज वो री हो जाता है, और जो उसका ग्रोथ का जो मोमेंटम है दैट इज़ गुड, और वो रिवर्स नहीं होता। ठीक है, जो सक्सेसफुल चेंज होता है दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि एक परसेप्शन होता है एक्सेप्टेंस का, बट एक्चुअल में एक्सेप्टेंस नहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्लान्ड और अनप्लान्ड चेंज क्या होता है। जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती है वो प्लान्ड होते हैं, जो इनिशिएट नहीं करती, उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, दैट आर दी अनप्लान्ड चेंजेस, ओके। एंड देन वी रेड अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज। क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज है? उसके बाद हमने फोर्सेज ऑफ चेंज पढ़े थे। दीज आर द फोर्सेज ऑफ चेंज एंड दिस इज नॉट द लिमिटेड लिस्ट, ओके। उसके बाद हमने चेंज कर्व पढ़ा था। ये कोई चेंज मॉडल नहीं था, ये सिर्फ स्टेजेस बता रहा है कि जब भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हाउ दे गो थ्रू दीज 4 स्टेजेस, कि पहले डिनायल होता है, एंगर आता है, एक्सप्लोरिंग होती है, फिर एक्सेप्टेंस होती है। दीज आर द 4 चेंज स्टेजेस: इंफॉर्मेशन, सपोर्ट, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट, ओके। एंड देन वी रेड अबाउट द रेजिस्टेंस टू चेंज। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने देखा ये क्या होता है, एक्टिव पैसिव 2 तरीके का होता है। उसके बाद हमने कंप्लायंस, एंथुजियास्टिक सपोर्ट, एंथुजियाज्म, ये कैसे एक रिएक्शन होता है चेंज के लिए वो देखा। और उसके बाद हमने देखा जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 तरीके के सोर्सेज से बनता है। एक तो इंडिविजुअल सोर्सेज होते हैं उसके, लाइक दीज आर द एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके। देन वी रेड अबाउट हाउ टू ओवरकम द चेंजेस। कैसे उसको ओवरकम करते हैं चेंजेस को। कोई प्रॉब्लम हो गया तो जाहिर सी बात है आपको उसे सॉल्व करना है ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो आप चेंज इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो उसके बहुत सारे तरीके थे, जैसे पहला हमने एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ा था, दूसरा पार्टिसिपेशन मेथड था, तीसरा मेथड था बिल्डिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट, फोर्थ वॉज डेवलपिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप, फिफ्थ टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस फेयरली, सिक्स्थ वॉज मैनिपुलेशन, सेवेंथ कोऑप्टेशन जो कि मैनिपुलेशन और पार्टिसिपेशन का कॉम्बिनेशन है, एथ वॉज सेलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट द चेंज, मतलब एंथुसियास्टिक लोग, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग, दोज हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस,
एंड देन द लास्ट वी रेड अबाउट द कोअर्शन मेथड कि फोर्सफुली आप उनको ऐसे डरा के धमका के उनका रेजिस्टेंस जो है वो कम कर रहे हो, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द चेंज मॉडल्स। ओके, क्या क्या मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स क्या बात करें कि जब भी कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो जो मैनेजर्स होते हैं, चेंज एजेंट्स होते हैं, हाउ दे फॉलो द प्रोसेस, मतलब क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं इस चेंज को शुरू से आखिरी तक इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स आप पढ़ेंगे। पहला जो मॉडल है दैट इज़ अ वेरी गुड मॉडल, दैट इज़ द कर्ट लुईस 3 स्टेज मॉडल, ठीक है। कर्ट लुईस जो थे रिसर्चर, उन्होंने ये मॉडल दिया और इसको लुईस 3 स्टेज मॉडल भी कहा जाता है या फिर कर्ट लुईस मॉडल बोल सकते हैं आप। देन द मॉडल आर्ग्यूड दैट सक्सेसफुल चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो 3 स्टेप्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, कोई भी सक्सेसफुल चेंज आपको करना है तो 3 स्टेप्स आपको करने। अनफ्रीजिंग द स्टेटस को, स्टेटस को मतलब जो प्रॉपर स्टैटिक सिचुएशन है करेंट, बदली हुई नहीं, ठीक है, बिफोर दैट, तो उसको पहले अनफ्रीज करो। देन मूवमेंट टू अ डिजायर्ड एंड स्टेट, मतलब फिर आप मूवमेंट करो, चेंज इम्प्लीमेंट करो, एक्शंस लेके आओ और नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। देन रीफ्रीजिंग द न्यू चेंजेस टू मेक इट परमानेंट, फिर उस नए चेंज को रीफ्रीज करना है, री इन्फोर्स करना है, जिससे वो पुराने स्टेटस को तक ना जा पाए, ठीक है। जो भी नया चीज़ आप लेके आए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी नया चेंज वो बना रहे, ठीक है। द स्टेटस को इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है टू मूव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक स्टेटस को स्टेज to overcome the pressures of both the individual resistance and group conformity, unfreezing must happen in one of the 3 ways। मतलब ये बोला जा रहा है जो भी इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस दिखाएंगे, या चाहे इंडिविजुअली या ग्रुप में, तो उनका ये जो रेजिस्टेंस है इसको कम करने के लिए जो आप अनफ्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसको 3 तरीके में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्या तरीके हैं वो देखते हैं। पहला है ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि डायरेक्ट बिहेवियर अवे फ्रॉम द स्टेटस को कैन बी इंक्रीज, मतलब द ड्राइविंग फोर्सेस विच डायरेक्ट बिहेवियर अवे फ्रॉम द स्टेटस को कैन बी इंक्रीज, मतलब ऐसे फोर्सेस, ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने करेंट बिहेवियर से अपोजिट जाएंगे, अपोजिट भागेंगे, उनको उस चीज़ उससे दूर खींचने के लिए ऐसी चीज़ों को आप इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे काम को प्रैक्टिस करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। दूसरा है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, मतलब जो फोर्सेस हमारे एम्प्लॉयज़ को चेंज होने से रोकें, ठीक है, विच हिंडर मूवमेंट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मतलब उस स्टेटस को से दूर जाने में रोक रहे हैं, मतलब चेंज की तरफ आने से रोक रहे हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको करना है कम, ठीक है। वो होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, रिस्ट्रेन करना, किसी को रोकना। तो वैसे फोर्सेस जो होते हैं उनको कम कर देना है जो एम्प्लॉयज़ को बदलने नहीं दे रहे, और जो बदलाव लाएंगे ऐसे फोर्सेस को बढ़ाना है, ठीक है। दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस। तीसरा अल्टरनेटिव होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब combine the first two approaches. Companies that have been successful in the past are likely to encounter restraining forces because people question the need for change. वो ये बोल रहे हैं कि जो भी पहले की कंपनीज होती थी जिन्होंने सक्सेसफुल चेंज को इम्प्लीमेंट किया है पास्ट में, वो ज़्यादातर क्या करती थी, वो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस के साथ काम करती थी। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज़ लोगों के पास जो दिमाग में आता है और जो रेजिस्टेंस के दौरान देखा जाता है दैट इज़ वो क्वेश्चन करते हैं क्या ज़रूरत है इस चेंज की, ओके। तो इसलिए ऐसे फोर्सेस को कम करना, जब ये वो चीज़ें उनके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन है जो रेजिस्ट करे, तो इसीलिए नीड फॉर चेंज की जो कम्युनिकेशन है वो आप उनको अच्छे से बताइए, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 अल्टरनेटिव्स हमने देख लिए, 3 मेथड्स देख लिए कैसे अनफ्रीजिंग करनी है आपको अपने एम्प्लॉयज़ के करंट स्टेटस को का, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अनफ्रीजिंग का है उसके लिए क्या कहा जा रहा है, द चेंजिंग टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ बोथ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड ग्रुप कन्फर्मिटी, मतलब आपको जो भी रेजिस्टेंस है उससे ओवरकम करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ के इस दौरान, ठीक है। मूवमेंट अ चेंज प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टेटस को टू अ डिजायर्ड एंड स्टेट। देखिए पहले आपने लोगों को आदत डाली, उनको समझाया अनफ्रीजिंग स्टेज में कि है ना हमें बदलना पड़ेगा, हमें ये चेंज लाना है, आपने उनको ये कम्युनिकेट किया,
उनको नीड बताई इस चेंज की, बेनिफिट्स बताए, उनका रेजिस्टेंस है वो कम करने की कोशिश की, ठीक है। सारी चीज़ें, आपकी प्लानिंग तैयारी पूरी हो गई। अब जो दूसरा स्टेज आया जो कि मूवमेंट का स्टेज था, उसमें आप एक्चुअल में चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बी इट थ्रू ट्रेनिंग और एनी अदर वे, ठीक है। अब आप चेंज को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यू आर टेकिंग एक्शंस, ओके। तीसरा जो आता है दैट इज द रीफ्रीजिंग, ओके। रीफ्रीजिंग में क्या होता है, स्टेबलाइजिंग अ चेंज इंटरवेंशन बाय बैलेंसिंग ड्राइविंग एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। मतलब आपको ऐसे चेंजेस जो इंटरवेंशंस हैं जिससे कि ये ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्स के बीच एक बैलेंस बना रहे, ऐसे चेंजेस को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। ऐसे चेंज इंटरवेंशंस जो हैं उनको लेके आके स्टेबलाइज करना है, जिससे कि जो ये बैलेंस है वो बना रहे ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस के बीच, ठीक है। मतलब जो फोर्सेस उनको उस तरफ खींच रहे हैं और उससे दूर कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। ये होती हैं 3 स्टेजेस। एंड देन यू कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एक एरो के तरीके से दिखाया कि पहले अनफ्रीजिंग होती है, पहले आप उनको बताओ कि नहीं ये नहीं करना, अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, अब नीड ऑफ चेंज हमारी क्या है, हमें क्यों बदलना है, क्या करना है। फिर उसके बाद आप उनको मूवमेंट की तरफ ले जाते हो जहां आप एक्शंस लेते हो एक्चुअल में आप चेंज होने के लिए, ठीक है। एंड व्हेन देन यू कंप्लीट दिस, ओके, देन व्हाट यू डू, यू डू द रीफ्रीजिंग। आप ये बैलेंस बना के रखते हो दोनों तरह के फोर्सेस के बीच में। ऑल्सो यू स्टेबलाइज दैट चेंज, उसको री करने की कोशिश करते हो जिससे लोग वापस इस जगह ना जा पाए, ठीक है। दिस इज द कर्ट लोइंस 3 स्टेज मॉडल, ओके। एंड देन सेकेंड जो हमारे पास मॉडल होता है दैट इज द कॉटर्स 8 स्टेप मॉडल, ओके। 8 स्टेप मॉडल जो था वो कॉटर्स ने दिया था, जॉन कॉटर, ओके। जस्ट अ सेकेंड। देखिए फिर उसके बाद आता है जॉन कॉटर का 8 स्टेप मॉडल। 8 स्टेप मॉडल जो था जॉन कॉटर ने दिया था। जॉन कॉटर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से थे। उन्होंने एक ये जो कर्ट लुईन का मॉडल है इसी को ध्यान में रखते हुए एक उन्होंने देखा कि ये मॉडल का जो फंक्शनिंग है दैट इज़ गुड, लेकिन ये इतना डिटेल्ड नहीं है क्योंकि इसमें हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी एट एवरी स्टेज। तो इसीलिए उन्होंने इसको एक डिटेल्ड अप्रोच दिया, इसी एक मॉडल को और डिटेल्ड अप्रोच बना दिया ऑन द सेम लाइन, ओके। तो उन्होंने क्या कहा उनके मॉडल में, जैसे इसका नाम है 8 स्टेप्स है, तो 8 स्टेप्स क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ अर्जेंसी बाय क्रिएटिंग अ कंपेलिंग रीजन फॉर व्हाई चेंज इज नीडेड। मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक उनमें ज़रूरत उनके लिए पैदा करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि हमें क्यों चेंज की ज़रूरत है, ओके। एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी समझे हाँ इस चेंज की ज़रूरत है, वाई वी हैव टू चेंज, वाई वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज, वाई इट इज़ बेनिफिशियल, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन उनको पता होगी, तभी तो उनको उस एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा, ओके। देन फॉर्म अ कोalition विथ इनफ पावर टू लीड द चेंज। फिर आप एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए, एक प्रॉपर फॉर्म करिए कोalition, जिससे कि उस चेंज को जो लोग लीड कर सकें, ओके। क्योंकि चेंज इंप्लीमेंट करना है तो जाहिर सी बात है कुछ मैनेजर्स चाहिए पड़ेंगे, कुछ लीडर्स चाहिए पड़ेंगे जो उस चेंज को सक्सेसफुली सब तक पहुंचा सकें, सबको इंश्योर कर सके उसकी फंक्शनिंग को, ओके। फिर तीसरे स्टेप में आता है क्रिएट अ न्यू विजन टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द विजन। आप एक नया विजन बनाइए अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो चेंज की तरफ डायरेक्ट करे, जो उस चेंज के लिए लीड करे। उस चेंज के लिए जो आपने विजन बनाया फिर उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजीज बनाइए और फिर वो कैसे बताइए आप अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हम उस विजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो कह रही है कि मैं by the 2021 या 2022 वी हैव टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। अब ये उसका विजन है, अब उसको अचीव करने के लिए उसने विजन, नया विजन बनाया। अब वो उसको, या फिर हमारी जो कंपनी है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी, बनाएगी, एंड वी विल नॉट
यूज एनी हार्मफुल मेथड्स जिससे सोसाइटी को हार्म हो। तो ये उसका विजन है, मे बी आफ्टर 3-4 years। तो वो इस विजन को जो करने के लिए अटेन करने के लिए व्हाट दैट कंपनी विल डू, विल फॉर्म द स्ट्रैटेजीज, ओके, उसको अचीव करने के लिए। इन द फोर्थ स्टेप यू कम्युनिकेट द विजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो विजन आप कम्युनिकेट कर दीजिए। In the fifth step, the empowers others to act on the vision by removing barriers to change and encouraging risk taking and creative problem solving। मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू एम्पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन। मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कुछ आप फाइंड आउट करेंगे एज अ लीडर्स, एज अ मैनेजर्स, उनको आप क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे कि वो एक्शन ले सकें उस विजन को अचीव करने के लिए। और आप बैरियर्स को भी रिमूव करेंगे जो चेंज के लिए, चेंज की तरफ बैरियर्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग जो फैक्टर होता है उसको एनकरेज करेंगे एंड you will have a creative problem solving approach। In the sixth step after that, you have to plan for, create and reward short term wins that move the organization towards a new vision। Now what happens, ये जो visions होते हैं they are for the long term, it is not for a very short term कि हम 3-4 months में ये काम करके we'll get the output। So what happens, इतना long run में it is very difficult to maintain that एनर्जी एंड द मोटिव कि हम सबको वो इम्प्लीमेंट करना है चेंज। ओके, पीपल गेट डीमोटिवेटेड और दे जस्ट फील दैट वी कैन नॉट डू दिस एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या होता है, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे क्रिएट द शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, जिससे कि हम एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देंगे तो दे आर मोटिवेटेड टू कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स द न्यू विजन। ओके, in the next step, consolidate the improvements, reassess the changes and make necessary adjustments in the new program। Now when the things have been done, जब चीज़ें हो गई हैं, you have to consolidate the improvements। कोई भी improvements की ज़रूरतें हैं वो आप ध्यान रखते हो, आप changes को assess करते हो दोबारा, और आप जो भी necessary adjustments की ज़रूरत है that you do so that the new changes so well properly established। okay, जो भी उसमें कमियां हैं, चीज़ें हैं, वो आप थोड़ी सी रेक्टिफाई कर देते हो। And then in the last step, you reinforce the changes by demonstrating the relationship between the new behavior and the organizational success। Okay, ना इस स्टेप को आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीइंफोर्स कर रहे हैं चेंज को कि मतलब पुरानी जो चीज़ हो रही थी, पुराना जो काम हो रहा था, वो वापस से लोग उस तरफ ना चले जाएं, वो दोबारा ना करने लगे। तो इसीलिए ये रीइंफोर्समेंट, ये रीफ्रेजिंग इतना ज़रूरी होता है। और ये कैसे किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे उनके नए बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल रही है। मतलब आपको लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, इधर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, either through the with the help of the results या rewards के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपका ये जो नया बिहेवियर है, ये जो नया चेंज है, इसका सक्सेस पे, ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उस पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, हाउ पॉजिटिव दिस न्यू चेंज इज़ फॉर अस। तभी तो लोग उस चीज़ को करते रहेंगे। अगर उनको लगेगा हमने इतनी मेहनत की and after so many hours of spending on this and so many months and years, what is the result, still हमें वही हमारा जो पहले जैसा था आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, वो वही परफॉर्मेंस है, कुछ ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं, then why we have wasted this time। so that is why उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये जो नया चेंज लेके हम आए हैं उससे क्या हमें सक्सेस मिल रही है, बिकॉज देन ओनली दे विल बी एबल टू री इन्फोर्स इट। अदरवाइज क्या होगा, वो वापस से अपने बैक टू द प्रीवियस, द पास्ट स्टेज पे वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा दूसरा मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आगे का जो मॉडल है दैट इज द एक्शन रिसर्च मॉडल। ओके, जस्ट अ मिनट। एंड जो भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, और मुझे बता दीजिएगा, तो वो मैं देख के आपको अगली क्लास में एड्रेस कर दूंगी। ओके, चलिए, एक्शन रिसर्च मॉडल है एक और मॉडल कि कैसे चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस वाले मॉडल में एक चेंज एजेंट जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। चेंज एजेंट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये इनसाइड द फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी इसे आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ व्हाट हैपेंस जब कोई चेंज की आवश्यकता होती है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो चेंज एजेंट का रोल आता है। उसको हम बिहेवियरल साइंटिस्ट भी बोलते हैं, ओके, या ओडी प्रैक्टिशनर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, ओके, कैटलिस्ट, इस तरीके के नामों से भी उसको बोला जाता है, ओके। ओडी कंसल्टेंट भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, ओके। सो दीज आर द फ्यू नेम्स फॉर द चेंज एजेंट, बिहेवियरल साइंटिस्ट, ओडी प्रैक्टिशनर, ओडी कंसल्टेंट, कैटलिस्ट, इतने सारे उनके नाम हैं। नाउ व्हाट हैपेंस जब भी कोई चेंज एजेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसे इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं चेंज के। पहले तो सबसे पहली चीज़ वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ चेंज की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी इस चेंज को लाने के लिए, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी कर ली। देन इन द नेक्स्ट स्टेप दे कंसल्ट विद द बिहेवियरल साइंटिस्ट, मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि हमें चेंज लेके आना है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, हम नहीं कर पाएंगे खुद में भी, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं, हमारे एम्प्लॉयज़ उतने स्किल्ड नहीं हैं इस नए चेंज को लेकर, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी कारण से दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर वो क्या करते हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम, और उसके बाद जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसका काम शुरू होता है। वो क्या करता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज से सब जगह से डेटा गैदर करता है और एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस करता है, एनालिसिस करता है। कैसे कि वो पहले डेटा गैदर करेगा हर एक एम्प्लॉयज से, लाइक फॉर एग्जांपल उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज लेवल है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हाउ इज़ देयर बिहेवियर, हाउ इज़ देयर अप्रोच एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस चेंज। इस तरह की काफ़ी सारी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं और एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस कर लेते हैं कि अच्छा हमारे को अब क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ऑल दिस एनालिसिस वो पहले बिफोर हैंड कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उनको बुलाया है उसको ये फीडबैक देते हैं, ओके। व्हाट हैपन्स देन, फिर दोनों के दोनों, जो क्लाइंट होता है और जो चेंज एजेंट होता है, वो दोनों मिलके एक जॉइंट डायग्नोसिस करते हैं कि मतलब जो भी डेटा निकला, जो भी डेटा गैदर किया, उसका एक डायग्नोसिस करते हैं मिलके कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें ऐसी थी। तो कुछ सजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तरफ से देते हैं, कुछ चेंज एजेंट अपनी तरफ से देते हैं, और दोनों के डायग्नोसिस के बाद एक मिलके वो लोग प्रॉपर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिसको जॉइंट एक्शन प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। व्हाट दे डू, अब उनको पता है ये चीज़ें हमें करनी है, ये प्रॉब्लम्स हमें आएंगी, तो उसके लिए वो अपने प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, दैट वी, वो भी जॉइंट, ओके, बोथ द चेंज एजेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, दे कंबाइनली आर डूइंग दिस, परफॉर्मिंग दिस टास्क। वंस द प्लान इज रेडी, जब ये प्लान तैयार हो जाता है कि अब हमें चेंज को लाना कैसे है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कितना समय लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें जब हम पता लगा लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि एट एवरी स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, हाँ वो सारी स्ट्रेटजीज डेवलप कर लेते हैं, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज, हम फिर एक्शन लेते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो चेंज इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, देन द डेटा इज गेदर्ड आफ्टर दैट एक्शन। क्यों गेदर किया जाता है कि अब वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, कोई अभी भी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके जो चेंज एजेंट है दोबारा से क्लाइंट को फीडबैक देता है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है देन इट इज़ फाइन, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर से डायग्नोसिस होगा, फिर से एक्शन प्लानिंग की जाएगी, फिर से एक्शन लिया जाएगा एंड फिर से डेटा गैदर करा जाता है कि एक्शन जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया चेंज का, उसके बाद कि क्या ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, जो भी हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट था क्या हमने वो अचीव किया या नहीं, इज देयर स्टिल अ प्रॉब्लम या एवरीथिंग इज डन, ओके। सो दिस इज हाउ द एक्शन रिसर्च मॉडल वर्क्स, ओके। जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम आया था उसको उन्होंने कैसे रेक्टिफाई किया, ये इस मॉडल में हमने देखा। चलिए नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो और पढ़ लेते हैं। एक्शन रिसर्च इज अ चेंज प्रोसेस बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सिलेक्शन ऑफ अ चेंज एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट द डेटा इंडिकेट्स। मतलब कि ये जो चेंज वाला जो मॉडल है, एक्शन रिसर्च मॉडल, ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरा डेटा कलेक्शन पे बेस्ड है। कैसे कि पहले डेटा कलेक्ट करा एम्प्लॉयज से और फिर उसके बाद क्या उसके लिए हमने एक्शंस लिए
ये सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। और किस चीज़ पे, ऑन व्हाट द डेटा इंडिकेट, जो भी हमने डेटा से एनालाइज किया उसको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने एक्शंस बनाते हैं, एक्शन प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें डेटा पे निर्भर करती हैं। इट्स वैल्यू इज इन प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिकली मेथडोलॉजी फॉर मैनेजिंग प्लान चेंज। ओके, जो प्लान चेंज होता है उसे हम साइंटिफिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये बताता है। एक्शन रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, ये हमने अभी देख ही लिए हैं सारे स्टेप्स। एंड देन the change agent, often an outside consultant in action research, begins by gathering information about the problem, concerns and need changes from members of the organization. जैसे मैंने शुरू में बताया, ज़्यादातर चेंज एजेंट ही काम करता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है ज़्यादातर। इनसाइड्स भी हो जाता है कभी कई बार, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है ऐसा कोई इंसान, कोई लीडर आपको लगता है जो सक्सेसफुली इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो आप उसी को इनिशिएट करते हो कि आप उसी को ये काम सौंपते हो कि वो इस चेंज को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें और एक चेंज एजेंट की तरह एक्ट करें। ओके, वो क्या करता है, शुरू में प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स जो भी होते हैं इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इन द एक्शन रिसर्च द चेंज एजेंट आस्क क्वेश्चंस, रिव्यूज रिकॉर्ड्स एंड इंटरव्यू एम्प्लॉयज एंड लिसन टू द कंसर्न्स। ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि वो सब एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या वो सोचते हैं, क्या उनका कंसर्न है, क्या उनकी नीड है, क्या उनके क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, नॉलेज लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। The change agent synthesizes this information into primary concerns, problem areas and problem possible actions। मतलब क्या क्या कंसर्न था, प्रॉब्लम एरियाज क्या है और उसके लिए हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज एजेंट उस इंफॉर्मेशन के थ्रू निकालते हैं। द थर्ड से फीडबैक होता है, रिक्वायर्स शेयरिंग विद एम्प्लॉयज व्हाट हैव बीन डन इन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेप। फिर हम एम्प्लॉयज से एक फीडबैक उनको देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता चली उनके बारे में। The employees with the help of the change agent develop action plan for bringing out the, जो भी ज़रूरत के लिए होता है उसके लिए चेंजेस लाने के लिए एक एक्शन प्लानिंग की जाती है। Now the action part of the action research is set in motion. The employees and the change agent carry out the specific action they have identified to correct the problem। मतलब कि जो भी अब एक्शन प्लानिंग की थी उसके बेसिस पे एक्शन को लेने का समय आ जाता है, तो एक्शन लिया जाता है। ठीक है, द फाइनल स्टेप कंसिस्ट विद द साइंटिफिक अंडरपिनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च is evaluation of the action plan's effectiveness using the initial data gathered as a benchmark। मतलब कि क्या करा गया कि इवैल्यूएशन किया गया जो हमने देखा था एक्शन प्लानिंग के बाद, और जो भी फिर से डेटा गैदर करते हैं कि वो सही है कि नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, और उसको जो हमारा प्रीवियस डेटा, इनिशियल डेटा, उससे कंपेयर करते हैं, उसको एज अ बेंचमार्क रख के कि हाँ अब हमने इम्प्रूव कर लिया, हमने ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर लिया। दी एक्शन रिसर्च एटलीस्ट हैव 2 बेनिफिट्स। क्या 2 बेनिफिट्स है? फर्स्ट, इट्स प्रॉब्लम फोकस, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है। ठीक है, मेथड पे नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस है उसका कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा, एक्शन रिसर्च एंगेजेस एम्प्लॉयज सो थॉरली इन द प्रोसेस इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया एम्प्लॉयज का कि उनको एट एवरी स्टेप इतना इन्वॉल्व किया कि वो उसका जो उनका रेजिस्टेंस है वो अपने आप ही कम हो जाए। ठीक है, जैसे हमने देखा था रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पार्टिसिपेशन, मैनिपुलेशन, ये सारे टेक्निक्स थे। तो कैसे हर वक्त उनको इन्वॉल्व करके रखा थ्रू आउट द प्रोसेस, जिससे उनका रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आता है पॉजिटिव मॉडल। पॉजिटिव मॉडल 5 स्टेप मॉडल है। वो क्या कहते हैं कि पहले आप इंक्वायरी इनिशिएट करिए। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या हमें ज़रूरत है, व्हाट द चेंज वी वांट। फिर उसके लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दिस इज़ लाइक अ प्रोएक्टिव मेथड। ठीक है, ये जो है ये प्रोएक्टिव चेंज मॉडल है, क्योंकि हम रिएक्टिव मोड में नहीं चल रहे इसमें। जो इसके पहले एक्शन रिसर्च था वो रिएक्टिव मेथड था, लेकिन जो पॉजिटिव मॉडल इट इज़ अ प्रोएक्टिव मेथड। इनिशिएट द इंक्वायरी, मतलब क्या चेंज की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें, क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है चेंज का। फिर इंक्वायर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब अब क्या क्या चीज़ें हम, बेस्ट चीज़ें क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसकी एक लिस्ट बना ली। एंड देन डेवलप द थीम्स, कहाँ कहाँ ये चेंजेस लाए जा सकते हैं, किस किस तरीके के चेंजेस हम ला सकते हैं। और उसके बाद लाइक फॉर एग्जाम्पल इनिशिएट करा एक इंक्वायरी कि हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो बदलना है। फिर आपने मार्केट बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्वायर की, मतलब आपने देखा मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या स्टेटस है, कैसे हैं, क्या वो बेहतर हैं, क्या है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपने थीम्स डेवलप की अपने रिस्पेक्ट में कि क्या क्या अब हम अपने प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं।
फिर आप क्या करें, यू आर एनविजिंग अ प्रिफर्ड फ्यूचर, मतलब आप अपना डिजायर्ड स्टेट जो है वो एक एनविजन करें, यू आर प्लानिंग फॉर दैट डिजायर्ड स्टेट। एंड देन द लास्ट स्टेप, डिजाइन एंड डिलीवर वेज टू क्रिएट द फ्यूचर। मतलब अब आप क्या करें, ये पूरा जो मॉडल इट इज नॉट अबाउट द एक्शंस, ओके, सिर्फ प्लानिंग के बारे में बात करें कि अब ये जो चेंज हमें लाना है, हमने अपना फ्यूचर जो भी डिजायर्ड स्टेट है वो हमने कंफर्म कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसे कैसे डिजाइन कर रहे हैं, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, उस सारी चीज़ों को लेके हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी, तरीके होंगे, उसको लेके ये लास्ट स्टेप होता है। तो ठीक है, ये 5 स्टेप मॉडल है, और ये जो प्रोएक्टिव मॉडल है ये पहले से ही अपने हम आइडेंटिफाई करें, इज देयर अ नीड ऑफ चेंज विदाउट हैविंग अ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद अगर चेंज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दैट इज अ रिएक्टिव मेथड, ओके, जो कि प्रीवियस मॉडल था। चलिए, इसके बाद जो है हमारा एडिकार मॉडल ऑफ चेंज है, दिस इज द लास्ट वन, एंड जस्ट वेट अ मिनट, ओके। ओके, नाउ द एडिकार मॉडल ऑफ चेंज, ये जो मॉडल है जेफ हियात ने दिया था, और उनके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे आप ADKAR, दिट स्टैंड्स फॉर ईच इनिशियल्स, ओके, ये इनिशियल से बना है, अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। एडकार जो मॉडल है ये 5 स्टेप मॉडल है। उन्होंने क्या बोला जैफियात ने कि जो 5 चीज़ें हैं, ये जो 5 स्टेप हैं, अगर हम फॉलो करते हैं, हम चेंज को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ द चेंज। मतलब आपको पहले जो चेंज की ज़रूरत है उसको, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, कि उनको पता रहे कि इस चेंज की क्या ज़रूरत है। एंड देन द डिज़ायर टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट दैट चेंज। अब उसके बाद जब उनको ज़रूरत पता चल गई, तो वो उस चेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होने चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए, और उसमें उनको मतलब दे हैव द डिज़ायर कि हाँ, अब हमें भी चेंज लाना है, हमें ये चेंज को सपोर्ट करना है, एंड वी हैव टू bring out these following changes and we are ready to change, simple। तीसरी चीज है नॉलेज ऑन हाउ टू चेंज। अब हमें करना तो है, लेकिन अब कैसे बदलना है, कैसे नया चीज करनी है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी, हाउ टू चेंज होना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप, एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड बिहेवियर। जाहिर सी बात है, कोई भी चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज दे आर रिक्वायर्ड, दे आर इन नीड ऑफ सम न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर। सो उस चीज़ को कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको उनकी एबिलिटी उनके पास है या नहीं, वो देखी जाती है। अगर होती है तो फिर वो उसको डेवलप करते हैं, नहीं होती तो नहीं, तो वो एक्शन लेते हैं। फिफ्थ है रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज। अब लास्ट स्टेप जैसे हमने पहले भी पढ़ा था मॉडल में क्वार्टर्स के, कि जब आपने चेंज इंप्लीमेंट कर लिया, तो अब आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, मतलब आपको उस फोर्स को रिस्ट्रेन करना है, मतलब वो जो नया जो चेंज है वो बना रहे, ओके, रीफ्रीज करना है। सो दिस इज हाउ, उसी तरीके के जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको 5 स्टेजेस में डेवलप कर दिया जैफियात ने। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या बोलता है। पहला स्टेप है अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंज, कि मतलब हमें चेंज क्यों लाना है, ओके, वाई देयर इज अ नीड फॉर चेंज, क्यों बदलना है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि क्या ज़रूरत है, वाई चेंज इज़ बीइंग मेड, क्यों लाया जा रहा है चेंज। और तीसरी चीज़, रिस्क ऑफ नॉट चेंजिंग, मतलब अगर मान लीजिए हमने ये चेंज को नहीं सपोर्ट किया, नहीं हम बदले, तो क्या इससे हमें नुकसान हो सकता है, वो रिस्क हमें पता होनी चाहिए एज एन एम्प्लॉय। हाउ इट विल बेनिफिट मी, अगर मैंने ये चेंज किया, नया जो चीज़ मेरे को ऑर्गेनाइजेशन कह रही है करने के लिए, अगर मैंने इसे सपोर्ट किया, अगर मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, तो इससे मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो मुझे पता होने चाहिए। तो क्या है बेसिकली, ये सारी चीज़ें कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनकी अवेयरनेस हमें एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करनी पड़ती है। मतलब जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया कि हमें कोई नया चेंज लेके आना है, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि वो लोगों को पहले जानकारी दें, उनको अवेयर कराएं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस चेंज, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे अगर आप नहीं बदलेंगे, और वाई चेंज इज बीइंग मेड, ओके। सो ये सारी चीज़ों को लेके एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराना पड़ता है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिज़ायर टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट द चेंज, मतलब विलिंगनेस टू सपोर्ट द चेंज। अब देखिए, लोगों को पता चल गया, एम्प्लॉयज़ को, कि क्या है ये। अब जब तक वो रेडी नहीं होंगे बदलने के लिए, जब तक उनमें विल
नहीं होगा कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे, तो वो कैसे बदलेंगे? तो वो पर्सनल जो चॉइस होती है उनकी, वो ज़रूरी होती है कि वो अग्री करें कि हाँ दे हैव द डिज़ायर टू चेंज। ना हाउ इट विल बी इन्फ्लुएंस, कि नेचर ऑफ चेंज से इन्फ्लुएंस होती है, उनका पर्सनल सिचुएशन क्या है, एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम मोटिवेटर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका जो डिज़ायर है पार्टिसिपेट करने का चेंज प्रोसेस में, वो डेवलप करती हैं, उसको मजबूत करती हैं, ठीक है। और जब एम्प्लॉय रेडी हो जाता है, अग्री कर जाता है कि ठीक है मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो तीसरा स्टेप आता है नॉलेज का ऑन हाउ टू चेंज, मतलब कैसे बदलना है। अब ये तो पता चल गया, ठीक है, नया मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजी या नया सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही है, तो पहले उसकी पूरी जानकारी दे दी, नहीं बदले तो क्या होगा, आप नया काम नहीं कर पाओगे, नया सीख नहीं पाओगे, मे बी जॉब इनसिक्योरिटी आपको लगे। फ़ायदा ये है कि आपका काम आसान हो जाएगा, आप मार्केट में जो भी करंट में ट्रेंड चल रहा है, जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो जान पाओगे। सो दिस इज़ द बेनिफिट उनको समझा दी। फिर डिज़ायर मतलब वो विलिंगली येस कर दे कि हाँ ठीक है अब हम ये कर लेंगे। अब लेकिन कैसे करना है ये उनको पता होना चाहिए। तो जो भी इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नेसेसरी ऑन हाउ टू चेंज। जो भी देखिए नई चीज़ आ रही है तो उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन की, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या उनके पास है या नहीं है, नहीं है तो वो उसको एक्वायर करें। Information about the behaviors, processes, tools, system skills, job roles and techniques that are needed to implement the change। ठीक है, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें, उनकी नॉलेज उनको होनी चाहिए और वो उस चीज़ को एक्वायर करते हैं इस तीसरे स्टेप में। ओके, अब मान लीजिए जब उनके पास स्किल्स हो गई, आ गई, सारा ट्रेनिंग उन्हें दे दिया, तो जो फोर्थ स्टेप आता है दैट इज एबिलिटी। ये क्या करता है? टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड बिहेवियर्स। मतलब अब हमें स्किल्स हो गई, अब हमारे को एक्शन करना है, एक्शन में कन्वर्ट करना है। फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज उनमें डेवलप करी जाती है। टाइम अवेलेबल टू डेवलप द नीडेड स्किल्स, कितना टाइम है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम इस चेंज को सपोर्ट कर सकें। टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शंस एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ चेंज। ओके, पहले मेंटली प्रिपेयर हो गए, क्या क्या टाइम अवेलेबल है हमें ये चीज़ करने के लिए, रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं, और उसके बाद हम अपनी नॉलेज को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और अपने लास्ट में उस चेंज को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 स्टेप्स। लास्ट जो स्टेप आता है दैट इज द रीइंफोर्समेंट। ओके, रीइंफोर्समेंट जो स्टेप है वो क्या स्टेप है? इट इज़ टू सस्टेन द चेंज। देखिए, जो चेंज है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अगर रीइंफोर्स नहीं किया गया, रीफ्रीज नहीं किया गया, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? वो बैक टू द प्रीवियस स्टेटस चले जाएंगे। जो भी उनका पुराना जो स्टेटस था, जो करंट था, जिस भी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर पे, वो उसी तरीके पे काम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि नई चीज़ हमेशा कुछ समय तक अनकंफर्टेबल होती है, नॉट ईजी गोइंग होती है। सो एब्सेंस ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज वो आपको हटाने पड़ेंगे, मतलब नहीं होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। रिप्रेजेंट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट सस्टेन अ चेंज। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके चेंज को सस्टेन करने में आपकी मदद करते हैं, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों या एक्सटर्नल फैक्टर्स हों। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे अगर आप एम्प्लॉयज़ को आप चाहते हैं कि वो उस चेंज, जो भी नई चीज़ है वो करते रहें, वापस पुराने उस पे ना जाए, तो आपको उनको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, रिवॉर्ड्स, सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से वो मोटिवेट होंगे और उन्हें लगेगा हाँ ये जो नई चीज़ है इसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, एंड इट इज़ लीडिंग टू द सक्सेस ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। मान लीजिए आपने एम्प्लॉयज़ को बताया कि नया जो ये सॉफ्टवेयर, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, मे बी शुरू में आपको काम करने में दिक्कत है, बट इट इज़ ईजी टू वर्क विथ। तो उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, हाँ इससे अब मेरा काम कम हो गया है, आई एम नॉट दैट मच स्ट्रेस्ड अबाउट माई वर्क, इट इज़ टेकिंग लेस टाइम, और इस तरह की चीज़ों से उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला। तो कई बार इंटरनल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये जो चेंजेस होते हैं उसको वो रीइंफोर्स कर पाते हैं एम्प्लॉयज़, और उसको जिसकी वजह से ये चेंज जो होता है सस्टेन कर जाता है। ठीक है, तो ये सारे तो हमने मॉडल्स पढ़ लिए हैं चेंजेस के, कि कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैसे जो चेंज है हमने देखा कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्विक रिवीजन देते हैं मॉडल्स का। हमने अभी आज 5 मॉडल्स पढ़ लिए, चेंज मैनेजमेंट के मॉडल्स। ओके, पहला मॉडल था कर्ट लुईन का मॉडल। उन्होंने क्या कहा? 3 स्टेप होते हैं, दैट इज द अनफ्रीजिंग, चेंज, मूवमेंट एंड द रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग में 3 तरीके से आप अनफ्रीज कर सकते हो, ड्राइविंग फोर्सेस की मदद से,
रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस की मदद से, या थर्ड ऑल्टरनेटिव था इन दोनों फोर्सेस को मिला के। फिर हमने देखा मूवमेंट किया जाता है और रीफ्रीज किया जाता है, ये अलग अलग हमने एक्शंस लिए और रीफ्रीज में उसको रीइंफोर्स करा चेंज को। उसके बाद हमने कॉटर का 8 स्टेप मॉडल पढ़ा जो जॉन कॉटर ने दिया था। उन्होंने क्या किया, ये जो कर्ट लुईन का था उसी मॉडल को डिटेल्ड बता दिया, 3 की जगह 8 स्टेप्स हो गए। जैसे पहले आप अर्जेंसी बताएं, फिर जो चेंजेस हैं उसके लिए एम्पावर करें एम्प्लॉयज़ को, तो इस तरीके से 8 स्टेप जो हैं उन्होंने बताए थे। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट द एक्शन रिसर्च मॉडल। इसमें हमने देखा ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। ये रिएक्टिव मेथड है, ओके, रिएक्टिव मेथड है चेंज का, कि कैसे जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद आप उसको चेंज लेके आते हैं। दिस इज अ रिएक्टिव मॉडल, ओके। जस्ट अ सेकेंड। एंड देन वी रेड अबाउट द एक्शन रिसर्च के कैसे कैसे हर स्टेप पे और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी थ्रू आउट दिस प्रोसेस, जो चेंज एजेंट का रोल था, और दूसरी चीज़ कि एम्प्लॉयज़ थे उनको एट एवरी स्टेप पार्टिसिपेशन उनका बनाए रखा, इन्वॉल्वमेंट लाइक डेटा गैदरिंग में, फीडबैक के दौरान, जॉइंट एनालिसिस, एक्शन प्लानिंग, एक्शन में। तो ये इस पूरे प्रोसेस में जो एम्प्लॉयज़ थे वो इतना इन्वॉल्व थे कि जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो टेक्निक था टू रिड्यूस दी रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने पॉजिटिव मॉडल देखा, ये प्रोएक्टिव मॉडल था। 5 स्टेप्स थे इसके, कि पहले आप कैसे आप इंक्वायर करेंगे क्या हमें चेंज की ज़रूरत है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज कुड बी इम्प्लीमेंट, मतलब क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आप थीम्स डेवलप करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि हाँ इस डिपार्टमेंट में ऐसा कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेंजेस को एनविजन करते हैं और एक प्रिफर्ड फ्यूचर अपने लिए बनाते हैं, और लास्ट में वो तरीके स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि उस फ्यूचर इस डिजायर्ड स्टेट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ओके। लास्ट वाला जो मॉडल पढ़ा था दैट इज द एडकार मॉडल। जेफ हियात ने ये मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था 5 स्टेप्स फॉलो कर लीजिए चेंज मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैसे कि पहले तो लोगों में अवेयरनेस, लोग मीन्स एम्प्लॉयज़ में अवेयरनेस फैलाइए, बताइए, उन्हें कम्युनिकेट करिए कि क्यों चेंज होना है। दूसरी चीज़, उनमें डिज़ायर डेवलप करिए कि वो उस चेंज में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए अग्री करें कि हाँ हमें बदलना है, हमें ये चीज़ नई चीज़ करनी है, वी आर अग्रीइंग टू सपोर्ट द चेंज। तीसरी चीज़, जो भी उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज है वो उनको डेवलप कराइए, चाहे ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, इस तरीके से। फोर्थ चीज़, एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड बिहेवियर। आप उनको मेंटली प्रिपेयर करिए, फिजिकली प्रिपेयर करिए, वो पूरी चीज़ें एनविजन कर लें, और उसके बाद जो अपने प्लानिंग सी स्किल्स थी उसको एक्शन में कन्वर्ट करें और उस चीज़ के लिए आगे काम करें। लास्ट जो स्टेप था दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट, कि आपको सस्टेन कराना है वो चेंज, तो आप क्या करें, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से वो जो भी नया चेंजेस को आप रीइंफोर्स कराएं, फ्रीज कराएं, जिससे जो एम्प्लॉयज़ है पुरानी जो प्रीवियस स्टेज थी वहाँ पे वापस ना चले जाएं, एंड दे स्टे एट दी डिजायर्ड दी न्यू करंट स्टेट, ओके, द फ्यूचर स्टेट जो कि अब करंट स्टेट हो जाती है, ठीक है। ये सारा पूरा मॉडल हमने पढ़ लिया है। चलिए, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे हमारी क्लासेस के। और दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब वाली क्लासेस और इसके अलावा जो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, दे आर द लिमिटेड क्लासेस और फ्री क्लासेस, ओके। तो आपको अगर पूरे कोर्स को एक्सेस करना हो तो वो आपको अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम पे ही मिलेगा, और एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं डेली की, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको दिया जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबका वीडियो देखिए, सबकी क्लासेस अटेंड करिए, रिकॉर्डेड सेशंस भी देखिए। चौथी चीज़ थी कि आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज भी मिलेंगे। हाँ जी, सिंगल बार सब्सक्राइब कर लिया आपने, एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो नेट में देखें तो पेपर 1, पेपर 2 प्लस टेस्ट सीरीज, सब कुछ, डाउट सेशन, सब कुछ उसमें आ गया। अलग से आपको परचेज नहीं करना। यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, ऐसे एवरीथिंग इज कवर्ड, टेस्ट सीरीज, अलग से कुछ परचेज नहीं करना। तो दोस्तों, जब भी प्लान लें 12 या 24 महीने के प्लान की तरफ जाइएगा, क्योंकि वो बजट वाइज बहुत सस्ता पड़ता है।
जैसे नेट में हमने देखा 6 महीने के प्लान में लेस देन 2000 ऐड करके वो 12 महीने का प्लान बन गया। और लॉन्ग टर्म आपका है अगर एग्जाम का तो 2 साल का प्लान लीजिए, वो और ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है 2 साल के रिस्पेक्ट में। और इसके अलावा बजट वाइज भी और एग्जाम की ड्यूरेशन, जैसे मैंने कहा 1 और 3 महीने के प्लान में इतना ज़्यादा कोर्स हम पूरा नहीं कवर कर पाते हैं, क्योंकि कोर्सेज अपने टाइम से चल रहे होते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, रिविजन नहीं हो पाता, तो वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो 12 या 24 महीने का लीजिएगा, उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस से मिल रहा है ऑलरेडी। लाइक नेट के लिए 54 एंड 67% मिलता है और पर मंथ चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं। घर बैठे बैठे अगर आप कोई कोचिंग करेंगे उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए कोई भी कोर्स के लिए तो वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। रेफरल बॉक्स आपको वहाँ दिखेगा, वहाँ मेरा कोड डाल दीजिएगा CHARU। ये कोड जैसे ही आप डालेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा कि जो भी अमाउंट आपका डिस्प्ले हो रहा होगा उस पर 10% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट, इस पे हमारे साथ जुड़िए। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे भी सारे अपडेट्स मिल जाते हैं क्लास के। मेरे 4 PM वाला जो ये क्लासेस हैं ऑन यूट्यूब, स्पेशल क्लास मेरी डेली 9 PM रहती है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको मेरी जो 9 PM वाली स्पेशल क्लास है वो मिल जाएगी। अभी कल से जो हमारा कल वाली क्लास थी उसमें हमने MCQs करे थे OBHR के, और आज का जो सेशन है उसमें भी हम OBHR के MCQs करेंगे। फिर कल हम मैनेजमेंट के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी MCQs करेंगे एंड दे आर लाइंड अप विथ मेनी अदर टॉपिक्स एंड द प्रैक्टिस सेशंस एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो स्पेशल क्लास डेली 9 PM रहता है, वहाँ हम या तो टेस्ट सीरीज करते हैं, नहीं तो हम प्रीवियस पेपर्स या फिर हम नया कोई टॉपिक पढ़ते हैं या रिविजन करते हैं। तो क्लासेस आर गोइंग ऑन, सो डू चेक माय स्पेशल क्लासेस। और जो पुरानी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, तो वहाँ आपको और बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे दैट यू हैव मिस्ड अर्लियर। सो सी यू एट द 9 PM क्लास ऑन द स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ओके, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास में आज शाम को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड गुड लक विद द प्रिपरेशंस एंड एग्जाम।